कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशंस CAA कंपनीज एक्ट का पार्ट है। अगेन इसका वेटेज अराउंड 4 to 5 मार्क्स मैक्सिमम। इसमें ये पढ़ना है अपने को कि अलग अलग टाइप के कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशंस कैसे होते हैं, नॉट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। एक लंबा सा प्रोसीजर होता है, यू गो टू द ट्रिब्यूनल, फिर आप मीटिंग होल्ड करो, वोटिंग करो, अप्रूव करवाओ एंड देन अमालगमेशन वगैरह होने वाला है। तो लीगल वे अपने को पढ़ना है, अकाउंटिंग वे दूसरे सब्जेक्ट में। इंट्रोडक्शन है फॉर योर इन्फो, एग्जाम में नहीं आएगा बट समझने के लिए, ये जो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट होता है, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड क्रेडिटर्स और कंपनी एंड मेंबर्स। मतलब कंपनी अपने क्रेडिटर्स या मेंबर्स के साथ कोई तो भी अग्रीमेंट करेगी, इसमें इंक्लूड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लाइक जो आईपीसीसी अकाउंट्स में पढ़ा था वो, या कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। सीडीआर का भी नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है। पहले इंटरनल रिको का एक एग्जाम्पल देख लो, ऐसा कुछ तो भी पढ़ा था, क्रेडिटर्स फॉरगो 10% ड्यूज, या डिबेंचर होल्डर्स फॉरगो अनपेड इंटरेस्ट, या लेंडर्स अग्री टू कन्वर्ट अ परसेंटेज ऑफ डेट इनटू इक्विटी वगैरह वगैरह। तो ये सब इंटरनल रिको में होता था, इन सबको भी हम कॉम्प्रोमाइज ही बोलते हैं। एंड सीडीआर क्या है, तो इट इज डन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, अ स्कीम फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द डेट आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ कोर्ट और लीगल प्रोसीडिंग्स। मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर के बाहर, इफ यू कैन रीस्ट्रक्चर अ डेट फॉर रिवाइवल ऑफ द कंपनी एंड सेफ्टी ऑफ द बैंक्स। मतलब जो बोरोवर है उसके रिवाइवल के लिए एंड जो बैंक है उसके सेफ्टी के लिए, विन विन सिचुएशन के लिए, यू कैन क्रिएट सम स्कीम कॉल्ड एज कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। उसमें बिजनेस रिवाइव होगा और बैंक को अपना पैसा मिल जाएगा। इधर तक फॉर योर इन्फो वाला पार्ट था, मतलब ये एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ से अपना एक्चुअल शुरू होता है। अमालगमेशन विल इंक्लूड मर्जर फॉर दिस चैप्टर। मर्जर थोड़ा अलग होता है, अमालगमेशन थोड़ा अलग होता है, डीमर्जर कुछ और होता है। ये सब कुछ एक है ये चैप्टर के लिए, ऐसा मान के चलेंगे। सेक्शन 230 जो रहेगा दैट इज फॉर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एंड सेक्शन 232 जो है इट इज फॉर अमालगमेशन, मर्जर एज वेल एज डीमर्जर। एग्जाम्पल्स, तो 232 में क्या क्या एग्जाम्पल्स कवर होंगे वो यहीं पे लिख देते हैं कि भाई ए कंपनी है, बी कंपनी है, ये दोनों अमालगमेट हो जाते हैं इनटू सी कंपनी। तो ए एंड बी अमालगमेट हुए, मतलब ये दोनों बंद हो सकते हैं, दे कैन बी शट डाउन। इसके लिए इसको ट्रांसफरर बोलते हैं। क्यों ट्रांसफरर? बिकॉज इसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है अब वो सी वाले कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। सो सी इज नोन एज द ट्रांसफरी कंपनी। फिर एक और एग्जांपल है डी मर्जर का, तो ए इज डीमर्ज्ड और डिवाइडेड इनटू बी एंड सी कंपनीज। तो ए डिवाइड हो रहा है, मतलब ए के एसेट्स एंड लायबिलिटीज अब ट्रांसफर हो रहे हैं बी एंड सी में। तो अगेन ए इज द ट्रांसफरर, मतलब जो कंपनी बंद हो रही है या जिसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं, दोज आर द ट्रांसफरर कंपनीज, एंड जिसमें वो एसेट्स जा रहे हैं दोज विल बी द ट्रांसफरी कंपनी। एक और है, ये ए कंपनी ए है, इट इज मर्ज्ड इनटू कंपनी बी, मतलब ए विल बी शट डाउन एंड बी विल टेक ओवर दैट बिजनेस। तो अगेन ए इज द ट्रांसफरर कंपनी एंड बी विल बी द ट्रांसफरी कंपनी। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है ये सेक्शन 232 में कवर हो जाएंगे मर्जर एंड अमालगमेशन में। एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इसके लिए 5 कंडीशंस होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने बताया है। वो 5 कंडीशंस क्या है, तो पहले ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी ट्रांसफर्ड, वो भी ट्रांसफर करना है तो एट बुक वैल्यू, एक्सेप्ट अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को उसके वजह से अगर चेंज करना पड़ रहा है वैल्यू तो इट इज ओके। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90% शुड बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द न्यू कंपनी, मतलब के ट्रांसफरी कंपनी में। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप परचेज कंसिडरेशन जो पे करोगे दैट विल बी बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली, बट फ्रैक्शन रहेगा तो कैश में दे दो, कोई बात नहीं। एंड बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर शुड बी इंटेंडेड टू बी कंटिन्यूड बाय द ट्रांसफरी। ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, नहीं तो वो इन द नेचर ऑफ परचेज होता है। व्हाटएवर द केसेस, अपने टॉपिक में सब एक ही है, अमालगमेशन इंक्लूड्स मर्जर। अब अपना चैप्टर शुरू होता है, तो सेक्शन 230 से होएगा। 230 में लिखा है पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर्स और मेंबर्स। तो ऐसा है कि कंपनी और क्रेडिटर्स और मेंबर्स और लिक्विडेटर, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में है तो ये चारों में से कोई भी, इट कैन मेक एप्लीकेशन फॉर अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बिटवीन कंपनी एंड क्रेडिटर्स और कंपनी एंड मेंबर्स। कोई भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कर रहा है तो दे कैन, एनी ऑफ दीज कैन मेक एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल एनसीएलटी। अच्छा, एप्लीकेशन करेंगे तो उसके साथ कुछ तो भी डिस्क्लोज करना है। तो एप्लीकेंट मस्ट बाय एफिडेविट डिस्क्लोज द फॉलोइंग:
क्या डिस्क्लोज करेंगे? तो ऑल मटेरियल फैक्ट्स लाइक लेटेस्ट फाइनेंशियल्स या ऑडिटर रिपोर्ट या पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह। फिर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अगर कोई तुम्हारा स्कीम में शेयर कैपिटल रिड्यूस होने वाला है तो उसका डिस्क्लोजर करो। अगर कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग में हो, स्कीम ऑफ सीडीआर which is consented by at least 75% of secured creditors in value, तो तुमको उसके साथ कुछ डिस्क्लोजर करना होगा। ये जो कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग होता है उसके लिए कंसेंट चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, एंड नॉट ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बट एटलीस्ट 75% इन वैल्यू। मतलब अगर टोटल 100 करोड़ के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो उसमें से 75 करोड़ के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ही कंसेंट देना। अब सीडीआर हो रहा है तो उसके साथ साथ आपको कुछ स्टेटमेंट्स देने होंगे। पहला है क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन फॉर्म CAA1। क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बेसिकली ये होता है कि ये सब क्रेडिटर्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा एंड बाकी क्रेडिटर्स को इससे हर्ट नहीं होना चाहिए। वही सेकंड में भी लिखा है सेफगार्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जिसने इसको कंसेंट किया है स्कीम को, उनके अलावा और भी तो दूसरे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना, जैसे कि 25% जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया होगा, तो उनका राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए एंड अदर अनसिक्योर्ड का भी राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट कंफर्मिंग द लिक्विडिटी टेस्ट फॉर सीडीआर। आरबीआई के हिसाब से एक लिक्विडिटी टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई क्या ये कंपनी लिक्विड है, क्या इसमें आगे फंड्स रहेंगे वगैरह वगैरह। अगर वो टेस्ट फुलफिल होता है तो वो आपको ऑडिटर एक रिपोर्ट सर्टिफाई करके देगा, वो भी आपको अटैच करना है। सीडीआर गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई इज फुलफिल्ड। जो भी सीडीआर के गाइडलाइंस होंगे आरबीआई के वो आपको सब फॉलो करना पड़ेंगे, सब फुलफिल करने पड़ेंगे। एंड लास्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ एसेट्स, टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो या शेयर्स वगैरह वगैरह, जिसका भी वैल्यूएशन पॉसिबल है सबका वैल्यूएशन करके देना होगा। बिकॉज कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, कंपनी का पूरा वैल्यू निकलता है, उसमें से इक्विटी कितना, डेट कितना, एंड देन दे टेक अ कॉल कि भाई कैसे इसको रिस्ट्रक्चरिंग करना, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लगेगा। ये सब आप एफिडेविट के साथ डिस्क्लोज कर दोगे एप्लीकेशन करते टाइम। फिर क्या करेगा, तो ट्रिब्यूनल, यहाँ पर ट्रिब्यूनल शैल नाउ ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स। जो भी जिसके भी साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्रेडिटर्स के साथ या मेंबर्स के साथ, उनका मीटिंग बुलाया जाएगा। जब मीटिंग का नोटिस कंपनी भेजेगा, कंपनी मस्ट सेंड द नोटिस ऑफ मीटिंग टू क्रेडिटर्स, मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड सेक्टोरल रेगुलेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टोरल रेगुलेटर्स को आपको भेजना पड़ेगा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, आरबीआई है, सेबी है, आरओसी है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, स्टॉक एक्सचेंज है, ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर वाइंडिंग अप में है तो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सबको आपको नोटिस भेजना पड़ेगा कि भाई देखो हमारे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा है। ये जो सीसीआई वाला पॉइंट है, कंपटीशन कमीशन, ये कभी आएगा जब दो कंपनीज मर्ज या अमालगमेट हो रही है, तो दिस विल बी रेलेवेंट फॉर 232। ये जो सेक्शन अपन पढ़ रहे हैं नोटिस वगैरह का, ये 232 में भी सेम है। तो सीसीआई इज रेलेवेंट फॉर 232 एंड बाकी सारे रेगुलेटर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आरबीआई वगैरह वगैरह, तो जो आपका रेगुलेटर है आपको उसको भेजना। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सब भेजेंगे, बैंक रहेगा तो वो आरबीआई को भेजेगा, एनबीएफसी रहेगा तो वो आरबीआई को भेजेगा। सेबी को कौन भेजेगा, तो जो लिस्टेड है या जो लिस्टिंग के लिए जा रहा है वो। आरओसी को सब भेजेंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटी को सब भेजेंगे। स्टॉक एक्सचेंज को कौन भेजेगा, तो जो लिस्टेड है वो। एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को कौन भेजेगा, जब वाइंडिंग अप चल रहा है कंपनी का वो। तो डिपेंडिंग जो भी अपना रेगुलेटर है उसको अपने को भेजना पड़ेगा नोटिस। क्यों नोटिस भेज रहे, क्योंकि ये लोग है ना अपने रिप्रेजेंटेशन भेजने वाला है विद इन 1 month। नोटिस मस्ट have annexure including the following: details of this compromise arrangement, valuation report, and effect of the compromise or arrangement on members, key managerial personnel, director, promoter, creditor, debenture holder। इन शॉर्ट ऐसे बोलो तो सारे के सारे ये कैपिटल प्रोवाइडर्स है, ये या अपने कंपनी को चलाने वाले हैं, केएमपी या डायरेक्टर्स, इनके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है कॉम्प्रोमाइज की वजह से, वो लिख के दे दो। ये नोटिस को आप एडवर्टाइज करोगे थ्रू न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट। कौन सा वेबसाइट, तो दिस इज कंपनी का वेबसाइट, बट प्लस थ्रू वेबसाइट ऑफ सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज आल्सो फॉर अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा है तो सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज अपने खुद का वेबसाइट, तीनों पे ये एडवर्टाइज करना पड़ेगा नोटिस कि भाई देखो ये तारीख को मीटिंग रहेगी। एडवर्टीजमेंट must also include the time limit within which copies of the compromise or arrangement shall be made available to anyone from the registered office free of cost।
तो टाइम लिमिट लिखा रहेगा कि चलो 7 days या 10 days या whatever, उतने टाइम में आपको कॉपी चाहिए तो आके लेके जाओ. Sectoral regulators can make representations to the company within 30 days from the receipt of notice. तो जो notice sectoral regulator को दिया है, अगर उनका भी कुछ say रहेगा, उनको भी कुछ objection वगैरह रहेगा, तो within 30 days they will communicate. एक स्पेशल केस है कि कभी ये मीटिंग नहीं होल्ड करनी है, तो ट्रिब्यूनल विल डिस्पेंस विथ, मतलब कि इट विल कैंसल calling the meeting of creditors if at least 90% of value of creditors agree and confirm to the compromise or arrangement by an affidavit. ये लोग एफिडेविट बनाने का है कि भाई हम एटलीस्ट 90% होल्ड करते हैं वैल्यू, हम क्रेडिटर्स है एंड हमको नहीं चाहिए कि आप मीटिंग रखो. डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि भाई गो अहेड विद द कॉम्प्रोमाइज. तो ओनली फॉर क्रेडिटर्स है, यहाँ पर मेंबर्स नहीं है. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. क्रेडिटर्स 90% वाले अगर हाँ बोलते हैं कि भाई मीटिंग नहीं रखना तो नहीं रखेंगे. कौन सा मीटिंग? तो अगेन क्रेडिटर्स का ही मीटिंग. मेंबर्स को यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है. तो क्रेडिटर्स का मीटिंग कैंसिल भी हो सकता है. डायरेक्टली यू कैन प्रोसीड फॉर द कंक्लूजन, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट. फिर वोटिंग का पॉइंट आता है मीटिंग में. तो वोट विद इन 1 month फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस. नोटिस मिला है आपको, वहां से 1 month के अंदर वोट करना है. यू कैन वोट योरसेल्फ या थ्रू प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट. पोस्टल बैलेट मतलब इट इज लाइक अ प्रिंट आउट ऑफ अ शीट जिसमें आपका सारा डिटेल लिखा रहेगा, आपको साइन करना है एंड यू हैव टू सेंड इट टू द कंपनी. अगर किसी को ऑब्जेक्शन लेना है ये कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के लिए, then it can be made by persons holding at least 10% shares or persons having outstanding debt at least 5% of the total outstanding debt as of the latest audited financial statement. नॉर्मली अगर अभी जून जुलाई चल रहा है तो मार्च का जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा उसके हिसाब से पहले टोटल शेयर कैपिटल एंड टोटल डेट निकाल लो. अब वो जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका एटलीस्ट 10% कोई होल्ड कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है. एंड टोटल जो डेट है उसका अगर कोई एटलीस्ट 5% होल्ड कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है. एंड ये क्यूमुलेटिव भी हो सकता है. पर्सन्स लिखा है, देखो पर्सन्स लिखा है, मतलब एक पर्सन अगर डेट का 2.5 होल्ड कर रहा है, दूसरा पर्सन 2.5 होल्ड कर रहा है तो भी चलेगा. कंबाइंड 5% लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. Tribunal can order and sanction the compromise or arrangement if majority of persons holding 3/4 value agree to it. मतलब more than 50% in number of persons and they are holding at least 75% of value of whatever it is, capital या debt. तो उतने अप्रूवल मिलेंगे तो ही. एंड सी अगर क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना तो ये मीटिंग में सारे क्रेडिटर्स होंगे. तो ये जो मोर देन 50% एंड एटलीस्ट 75% इन वैल्यू जो है या 3/4 इन वैल्यू जो है वो सिर्फ क्रेडिटर्स का लेना है. फिर मतलब जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और जो मीटिंग में है उसका अपन बात कर रहे हैं. तो डोंट काउंट मेंबर्स हियर. इट कैन बी आइदर क्रेडिटर्स और इट कैन बी मेंबर्स. ठीक है, तो अगर समझो क्रेडिटर के साथ मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तो क्रेडिटर मीटिंग में आएंगे. क्रेडिटर्स का मोर देन 50% इन नंबर एंड क्रेडिटर्स का एटलीस्ट 75% इन वैल्यू, ऐसा होगा. तो ये सैंक्शन हो जाएगा ट्रिब्यूनल के साइड से अगर ये अप्रूवल तुम लेके आते हो. अब ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर में क्या क्या स्टेट करेगा, पर्टिकुलर्स टू बी स्टेटेड इन द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर. तो इफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी, अगर प्रेफरेंस को इक्विटी बनाने का एक कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हुआ है, देन ऑर्डर में ये लिखना है ऑप्शन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू एक्सेप्ट द अरियर्स ऑफ डिविडेंड इन कैश और बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स. अगर तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में ऐसा हो रहा है कि कन्वर्जन हो रहा है प्रेफरेंस टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अरियर्स ऑफ डिविडेंड देने वाले हैं, तो कैसे देने वाले हैं, इन कैश या बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर, इसका ऑप्शन आपको देना होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. तो ऑर्डर में ये लिख के दो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑप्शन है कि या तो तुम कैश से या तो तुम इक्विटी शेयर से अपना अरियर्स रिकवर कर लो. फिर आएगा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स इंक्लूडिंग द वेरिएशन इन देयर राइट्स. मतलब ये क्रेडिटर्स और मेंबर्स के राइट प्रोटेक्ट होने चाहिए एंड अगर कोई वेरिएशन है तो वो भी ऑर्डर में लिख के दे दो. जैसे अगर पहले 1 शेयर 1 वोट था हर एक मेंबर का और अगर कॉम्प्रोमाइज के बाद ऐसा हुआ है कि 2 शेयर 1 वोट है, मतलब पहले 1 शेयर में 1 वोट मिलता था, अब 2 शेयर लेने पड़ रहे हैं 1 वोट के लिए, देन दैट इज नोन एज वेरिएशन ऑफ देयर राइट. तो यू हैव टू डिस्क्लोज दैट इन द ऑर्डर. एनी BIFR प्रोसीडिंग्स शैल अबेट. कभी भी सिक कंपनीज का कोई भी केस चालू होता है बोर्ड फॉर इंटरनल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में, तो वो सारे के सारे अबेट हो जाएंगे. एंड एग्जिट ऑफर टू ऑल द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स इफ एनी. डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए आगे एक सेक्शन भी है.
तो अगर कोई डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑफर देना है तो वो भी ऑर्डर में लिख के देना पड़ेगा, इफ एनी है, मतलब इट इज ऑफ कोर्स ऑप्शनल। डिसेंडिंग शेयर होल्डर को बोलने का कि मैं तेरे को 10% एक्स्ट्रा देता हूँ, इफ यू वांट यू कैन लीव, इफ यू डोंट वांट स्टे, नो प्रॉब्लम। Before passing the order, tribunal must do the following. Tribunal must receive a certificate from auditor that confirms that accounting treatment is as per AS under section 133. मतलब 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, तो ऑडिटर खाली कंफर्म करेगा कि भाई हाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर हुआ है। एंड ट्रिब्यूनल मस्ट वेरीफाई दैट सेक्शन 68 हैज बीन कंप्लाइड विद if the compromise or arrangement involves any buyback offer. अगर तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के स्कीम में बायबैक इन्वॉल्व है तो आपको सेक्शन 68 का भी वेरीफाई करना पड़ेगा कंप्लायंस, उसमें क्या क्या कंप्लायंस था वगैरह वगैरह। ट्रिब्यूनल अब ये ऑर्डर पास करके फॉरवर्ड करेगा कंपनी को, कंपनी उसको आगे फॉरवर्ड करेगा इन 30 days टू द रजिस्ट्रार। फिर एक केस लॉ है सेक्शन 66 के ऊपर which is regarding reduction in share capital. Section 66 states that while there is a reduction in share cap, a special resolution needs to be passed and application needs to be filed at a tribunal. मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है 75% मेंबर्स का एंड एक ट्रिब्यूनल में आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, ये सेक्शन 66 बोलता है अगर रिडक्शन हो रहा है शेयर कैपिटल में तो। इफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, then whether 66 should be complied or compliance of 230 is sufficient. अगर आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हो तो 230 सेटिस्फाई करे कि सिर्फ 230 सेटिस्फाई करे कि 230 के साथ साथ 66 भी करना है, तो आंसर इज नो नीड टू कंप्लाई विद सेक्शन 66, 230 विल बी सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि 230 में क्या है रूल, आपको मोर देन 50% इन नंबर का अप्रूवल लेना है, एटलीस्ट 75% इन वैल्यू का अप्रूवल लेना है। एंड अपना आंसर 230 का फर्स्ट पॉइंट बोलता था कि एप्लीकेशन करना है अपने को एनसीएलटी में। तो अगर आप एप्लीकेशन ऑलरेडी कर रहे हो, अगर एटलीस्ट 75% वैल्यू का ऑलरेडी आप अप्रूवल ले रहे हो, देन व्हाई डू यू नीड टू फॉलो सेक्शन 66 अगेन, जिसमें सेम चीज ही लिखी है, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड एप्लीकेशन। सो दैट इज व्हाई 66 को आप फॉलो मत करो, रिडक्शन हो रहा है तो। इफ 230 इज कंप्लाइड विद तो 230 करो, 66 को मत कंप्लाई करो। अगेन एंड अगेन क्यों रिपीट करना है? फिर सेक्शन 231 है पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो 230 में जो ऑर्डर पास किया, आफ्टर पासिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 230, द ट्रिब्यूनल कैन सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, गिव डायरेक्शंस और मेक मॉडिफिकेशंस। इसी ने ऑर्डर बनाया तो यही सुपरवाइज करेगा पूरा का पूरा जो कॉम्प्रोमाइज प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, स्कीम एग्जीक्यूट। फिर डायरेक्शंस वगैरह देगा कि तुम ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे मत करो, कुछ मॉडिफाई वगैरह कर देगा। और इट कैन मेक एन ऑर्डर फॉर स्ट्रेट वाइंडिंग अप if it is satisfied that the compromise or arrangement cannot be implemented properly and the company is unable to repay its debts. मतलब अगर ट्रिब्यूनल को बीच में लगता है कहीं पे भी कि यार ये फ्लॉप होने वाला है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा प्रॉपर्ली, या यहाँ पर कुछ डेट रीपेमेंट का इशू आने वाला है, दे वोंट बी एबल टू सस्टेन, लिक्विडिटी नहीं होगा व्हाटएवर, तो वाइंडिंग अप के लिए डायरेक्टली ऑर्डर कर देगा। फिर एसेट्स बिकेंगे और लायबिलिटी 1 by 1 प्रायोरिटी में रीपे हो जाएगी। ओके, तो अच्छा इधर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 231 क्या होता है, तो कोई भी सर्दी वाला आंसर नहीं लिखेगा। पीएमएलए में जो शॉर्ट फॉर्म बना था सर्दी, समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस, रिक्वायर प्रोडक्शन ऑन डिस्कवरी ऑफ बुक्स वगैरह वगैरह, वो नहीं लिखना है। पावर ब्लाइंडली देख के वो अप्लाई नहीं करना है। पावर अगर 231 में है तो ये पावर है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर 232 सेक्शन 232 मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। अब ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के साथ साथ अगर मर्जर अमालगमेशन भी हो रहा है तो 232 अप्लाई करना है। when the application for compromise or arrangement is filed under section 230 and it is shown to the tribunal that compromise or arrangement was proposed in connection with merger or amalgamation of 2 or more companies and the scheme involves a transfer of whole और पार्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और लायबिलिटी, मतलब ये स्कीम में ऐसा है कि कुछ तो भी प्रॉपर्टी या लायबिलिटी ट्रांसफर होगा एंड मर्जर या अमालगमेशन भी होने वाला है, देन द ट्रिब्यूनल शैल ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स। द प्रोविजंस रिगार्डिंग नोटिस एंड वोटिंग विल बी द सेम एज सेक्शन 230। मतलब के नोटिस भेजना है किसको किसको,
तो सबको भेजना है इंक्लूडिंग सेक्टोरल रेगुलेटर। फिर नोटिस के साथ एनेक्चर आपको देना होगा। उसके बाद सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन आएगा विद इन 30 डेज ऑफ दैट रिसीट ऑफ नोटिस। उसके बाद आपको नोटिस एडवर्टाइज करनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में। देन वोटिंग कैसे होगा, मोर देन 15 मेजॉरिटी इन नंबर्स एंड एटलीस्ट 75% इन वैल्यू, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम ईयर अगर मर्जर और अमालगमेशन हो रहा है तो। Merging companies or demerging companies must circulate the following info for the meeting. मीटिंग होने वाला है उसके पहले आपको एक info circulate करना है। पहला, ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड टर्म्स ऑफ द स्कीम। क्या टर्म्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये शेयर होल्डर को इतना चीज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, या शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या है, ये स्कीम कब से इफेक्टिव होगी, क्या डेट होगी, क्या एसेट्स ट्रांसफर किए जाएंगे, क्या नाम चेंज होगा क्या कंपनी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्कीम विल बी फर्स्ट ड्राफ्टेड। एक कच्चा कॉपी आपको सबमिट करना होगा अपने जो भी मीटिंग में आने वाले लोग होंगे उनको। confirmation that the draft scheme was filed with the registrar, जो भी ड्राफ्ट होगा आरओसी को फाइल करो पहले, फिर confirmation भेजो कि yes we have circulated that info, we have rather submitted that info to the registrar। फिर डायरेक्टर्स का रिपोर्ट लगेगा एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ मर्जर अमालगमेशन ऑन शेयर होल्डर, केएमपी, प्रमोटर, डायरेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको अटैच करना होगा उसमें, एंड शेयर एक्सचेंज रेशियो लिखना होगा कि भाई जैसे अभी समझो एयरटेल और आइडिया अगर मर्ज हो रहे तो आइडिया अगर बंद हो रहा है कंपनी तो आइडिया के शेयर होल्डर्स को कितना देंगे हम। तो यू कैन से कि भाई आइडिया के लेट्स से अगर 20 शेयर्स है आइडिया में तो आपको एयरटेल का 1 शेयर मिलेगा, या व्हाटएवर जो भी रेशियो आपको ठीक लगता है आप वो बना के देंगे। फिर सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ लास्ट अकाउंट्स रिलेट टू अ फाइनेंशियल ईयर that ended more than 6 months before the meeting, before the first meeting। मतलब आपको इसमें डेट्स लेके एग्जांपल दूंगा कि समझो अगर मेरा जो फर्स्ट मीटिंग है इट इज ऑन 4 अक्टूबर 2020, इसके 6 मंथ्स बिफोर ढूंढो। इसके 6 मंथ्स बिफोर आता है 5 अप्रैल 2020। 5 अप्रैल से 6 महीना गिनोगे तो 4 अक्टूबर आएगा। तो ये 6 महीना जो है ना बिफोर द फर्स्ट मीटिंग, इसके भी पहले अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, आपका फाइनेंशियल ईयर कभी एंड हुआ था 31 मार्च 20 को, तो अगर ऐसा होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है बिफोर दिस डेट 4 अप्रैल, मतलब बिफोर 6 मंथ्स बिफोर द फर्स्ट मीटिंग, तो आपको क्या करना है, एक सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है। बेसिकली अकाउंट्स में अपन जो करते हैं कि समझो मैं ये जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम सर्कुलेटिंग दिस इन्फो ऑन 1 सितंबर फॉर एग्जांपल, 1 सितंबर 20, तो मेरे को 1 सितंबर 20 के दिन का बैलेंस शीट बना के देना पड़ेगा। दैट इज सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि भाई आज के तारीख में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बिकॉज शेयर होल्डर्स हैव 31 मार्च 20 का बैलेंस शीट वगैरह, उनको आज का पोजीशन भी दिखा दो जब भी आप सर्कुलेट कर रहे हो ना इन्फो तभी का। दैट इज सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर मस्ट प्रोवाइड फॉर, देखो अब क्या होगा, वो मोर देन 50% मेजोरिटी एंड 3/4 इन वैल्यू, ये सबका अप्रूवल लेके आया तो ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन कर दिया। अब ट्रिब्यूनल यहाँ पे ऑर्डर पास कर रहा है, तो ऑर्डर मस्ट प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। पहला, डेट ऑफ ट्रांसफर, क्या डेट गिना जाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी रेलिवेंट फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पज, रजिस्ट्रेशन पर्पज, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन पर्पज एंड सो ऑन। ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर आइडिया बंद हो रहा है, एयरटेल में मर्ज हो रहा है, आइडिया के सारे केसेस अब एयरटेल लड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर कंपनी विदाउट वाइंडिंग अप, मतलब आइडिया कंपनी बंद हो जाएगी इवन विदाउट वाइंडिंग अप, बिकॉज अगर वाइंडिंग अप में गए तो फिर वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा वाइंडिंग अप का, जिसमें एसेट्स बिकेंगे एंड देन लायबिलिटीज 1 by 1 रीपे होंगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिसोल्यूशन हो जाएगा, कंपनी बंद विदाउट वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग। प्रोविजन फॉर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स एंड एनआरआई शेयर होल्डर्स। डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स मतलब आइडिया के वो शेयर होल्डर्स जिनको ये स्कीम पसंद नहीं आए, तो क्या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा है, उनको एक्स्ट्रा 10% 15% दे के भगा सकता है, अगर वो लिखा रहेगा स्कीम में तो उसका प्रोविजन करके दे दो ऑर्डर में। एंड एनआरआई शेयर होल्डर्स, अगर एनआरआई शेयर होल्डर्स है वो कंपनी में, तो उनको कैसे पैसा डिसबर्स होगा, क्या उनके लिए कोई रेगुलेशन है, फेमा अप्लाई करेगा कि नहीं, जो भी रेगुलेशन रहेगा, जो भी प्रोविजन रहेगा इनके लिए वो भी ऑर्डर में लिख के दे दो। फिर ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज के रिलेटेड, क्या आइडिया के एम्प्लॉइज अब एयरटेल के एम्प्लॉइज बन जाएंगे। फिर
फीस ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसके लिए नीचे एक एग्जांपल लिखा है, वो अपन पढ़ेंगे कि भाई सेट ऑफ मिलता है, आइडिया ने अगर कोई कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल पे फीस भरी है और अगर आइडिया बंद होके अब एयरटेल का कैपिटल बढ़ गया तो उसको एक्स्ट्रा फीस नहीं भरनी होगी। एंड लिस्टेड कंपनी जो ट्रांसफरर कंपनी है टू अनलिस्टेड कंपनी जो ट्रांसफर ही है, मतलब अगर एक ट्रांसफरर कंपनी एक ट्रांसफरी कंपनी में मर्ज होती है, मतलब कि एक लिस्टेड कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी में मर्ज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आइडिया है, दिस इज अ लिस्टेड कंपनी, अगर ये मर्ज हो जाती है जियो में, जियो इंफोकॉम्स लिमिटेड जो एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो क्या क्या उसका कॉम्प्लायंसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, बिकॉज लिस्टेड कंपनी अगर अनलिस्टेड बनती है ना तो शेयर होल्डर्स बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं, बिकॉज अनलिस्टेड में इतने सारे शेयर होल्डर्स नहीं होते। तो हाउ विल द प्रोसेस बी, वो सब ऑर्डर में लिख के दे दो। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ये ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर फॉरवर्ड कर देगा कंपनीज को। जब ये ऑर्डर पास करेगा ना, फाइनली द प्रॉपर्टी कैन नाउ बी ट्रांसफर्ड, मतलब जो भी एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर करना है वो ये ऑर्डर मिलने के बाद आप ट्रांसफर करोगे। एंड कंपनीज विल फॉरवर्ड इन 30 डेज टू द रजिस्ट्रार, ये तो कॉमन ही होने वाला है, विद इन 30 डेज कुछ भी ऑर्डर आया रजिस्ट्रार को दे दो। साथ साथ में कंपनीज विल हैव टू फाइल अ स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, whether the scheme is being complied with until the completion of scheme। तो ऐसा होता है कि स्कीम बहुत लंबी चलेगी ना तो थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल्स पे एक स्टेटमेंट फाइल करनी होगी कि हाँ भाई सब जैसे तुमने ऑर्डर में लिख के दिया वैसे ही सब हो रहा है। एंड ये भी आपको स्टेटमेंट सर्टिफाई करके देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। तो उसमें ऐसा एक स्टेटमेंट में वो लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास किया था, उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन था, तो ये कंपनी वाले जब भी मर्जर अमालगमेशन वगैरह कर रहे हैं उसमें ये सारा का सारा कंडीशंस प्रॉपर्ली मीट हो रहा है, प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो रहा है, ये साइन करके देगा पीसीए, पीसीएस या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंट। केस लॉ तो वही है ऑथराइज शेयर कैपिटल के ऊपर कि अगर ए लिमिटेड का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 करोड़ एंड इट हैज पेड 10,000 फीस ऑन इट, फिर बी लिमिटेड का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 20 करोड़ एंड इट हैज पेड 20,000 ऑन इट, मतलब ए ने 10 करोड़ के ऊपर फीस पे किया, बी ने 20 करोड़ के ऊपर फीस पे किया। A Limited amalgamates into B Limited and now B Limited's revised authorized share capital increased to 30 crore, मतलब अब B का ये 20 plus 10 हो गया है 30 एंड A कंपनी बंद हो गई। तो क्वेश्चन है शुड B Limited पे फीस फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये जो 20 करोड़ से अब 30 करोड़ हो गया है, क्या फीस भरनी होगी? तो आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि पहले ही ऑलरेडी कंपनी ए ने फीस भर दिया था उस पर, तो ये सेट ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। फिर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 232, ये पूरा सेक्शन में कहीं पे भी कुछ भी ड्यूटीज वगैरह दी गई थी कंपनी को या ऑफिसर को, अगर तुमने वो वायलेट किया तो ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी मिनिमम 1 लाख से लेके मैक्सिमम 25 लाख। एग्जाम में इसको कैसे लिखना है? तो नॉट लेस देन 1 लाख एंड इट मे एक्सटेंड अप टू 25 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट रहेगा, उसको जेल में जाने का मौका अप टू 1 ईयर और फाइन 1 लाख से लेके 3 लाख और बोथ। एंड फॉर गवर्नमेंट कंपनी अभी तक अपन ने 3 सेक्शन पढ़ा, 230, 231, 232, तो सब्स्टिट्यूट द वर्ड ट्रिब्यूनल विद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दीज 3 सेक्शंस, 230, 231, 232। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी का बात कर रहे हैं अपन तो सीजी आ जाएगा पिक्चर में एंड अदरवाइज ट्रिब्यूनल में आपको एप्लीकेशन करना होगा। सेक्शन 233 इज फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर अमालगमेशन, तो इसको बोलते हैं M&A ऑफ सर्टेन कंपनीज। कौन सी कंपनीज है? तो 2 और मोर स्मॉल कंपनी या होल्डिंग एंड होल्ली ओन सब्सिडरी या एनी अदर प्रिस्क्राइब कंपनी। तो स्मॉल कंपनी होगी, स्मॉल कंपनी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, एंड कोई होल्डिंग एंड उसकी होल्ली ओन सब्सिडरी मतलब जिसमें वो 100% होल्ड करता है वो वाली कंपनी। अगर इनका मर्जर करना है तो बहुत ही फास्ट ट्रैक वे में कर सकते हैं, इसमें आपको एनसीएलटी में भी नहीं जाना है अप्लाई करने, डायरेक्टली यू कैन प्रपोज द स्कीम ऑफ अमालगमेशन। इसमें एक छोटा सा केस हो सकता है, ये जो होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी है उसके लिए देखो, इन होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी नॉर्मली द पब्लिक कंपनी मस्ट हैव 7 शेयर होल्डर्स एंड प्राइवेट मस्ट हैव 2, ये कंपनीज एक्ट बोलता है मिनिमम शेयर होल्डर इतने होने चाहिए। सो द होल्डिंग कंपनी कैन होल्ड 100% बाय कीपिंग नॉमिनीज, मतलब अगर आप ऐसा बोलते हो कि अगर ये होली ओन सब्सिडरी कंपनी है तो इसका एक शेयर होल्डर जो है वो तो होल्डिंग कंपनी है कंफर्म, बट अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो अगर ये होली ओन सब्सिडरी जो है, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिए ना,
तो कैसे करेगा, तो ये होल्डिंग कंपनी है ना, उसका एक नॉमिनी रखेगा, तो एक और शेयर होल्डर बन जाएगा उसका एक नॉमिनी। व्हाट इज नॉमिनी? नॉमिनी का मतलब एक नेम से एक बंदा रहेगा जो होल्डिंग कंपनी जो बोलेगा वो करेगा। तो होल्डिंग कंपनी एक केस में क्या करेगा, 99.99 शेयर्स 99.99% शेयर होल्ड करेगा एंड 0.01 जो है वो ये नॉमिनी के नाम पे करेगा, जस्ट फॉर नेम से, ताकि ये कंप्लायंस हो जाए कि भाई मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिए पब्लिक प्राइवेट में या मिनिमम 7 चाहिए पब्लिक में। तो एक्सेप्ट सच शेयर्स हेल्ड बाय नॉमिनीज, होल्डिंग कंपनी मस्ट होल्ड ऑल दी शेयर्स। मतलब यहाँ पर अगर 0.01 नॉमिनी ने होल्ड किया तो उसके अलावा जितने भी है 99.99 सारे के सारे अगर होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रहा है तो वो ये सेक्शन में कवर हो जाएगा, तो उसका हम लोग फास्ट ट्रैक मर्जर कर सकते हैं। बट ऐसा हुआ कि अगर होल्डिंग कंपनी 99 होल्ड कर रही है, उसके नॉमिनीज जो है वो 0.9 होल्ड कर रहे हैं एंड जो 0.1 बचा वो आउटसाइडर होल्ड कर रहा है, तो अगर कोई आउटसाइडर है तो इट इज नॉट अ नॉमिनी एंड इट इज नॉट द होल्डिंग कंपनी, तो फिर तो ये होल्डी ओन सब्सिडरी हुआ ही नहीं। तो फिर ऐसा बोलेंगे कि 99.9% इज थ्रू होल्डिंग कंपनी, बट 0.1% जो है वो आउटसाइडर का है उसमें। तो ये जो आउटसाइडर रहेगा ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर बोला जाता है। इसके लिए भी आगे सेक्शन है कि इसको कैसे भगाने का। ओके, तो ये कंपनीज का फास्ट ट्रैक होगा मर्जर। कैसे होगा? तो फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ मर्जर अमाल्गमेशन। ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी will send a notice of proposed scheme and invite objections within 30 days. किसको नोटिस भेजेंगे? टू द रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर, अगर वाइंडिंग अप हो रहा है तो इनको नोटिस भेजो और उसमें लिखो कि भाई 30 दिन में हमको ऑब्जेक्शंस दे दो, जब भी तुमको रिसीव होगा नोटिस वहां से 30 डेज। Consider their objections or suggestions at the general meeting. Scheme must be approved by members holding at least 90% of total shares. अब मेंबर्स है तो एटलीस्ट 90% बोल दिया है। मतलब सेक्शन 230 एंड सेक्शन 232 में रूल अलग था, उसमें लिखा था कि भाई मोर देन 50% इन नंबर एंड एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू था। अब ये फास्ट ट्रैक है, यहाँ पर ट्रिब्यूनल में भी आप नहीं जा रहे हो ना एप्लीकेशन लेके, तो यहाँ पे बोल दिया डायरेक्ट 90% मेंबर्स का अप्रूवल लेके आओ। 90% ऑफ टोटल शेयर्स, मतलब शेयर कैपिटल का जो 90% होल्ड कर रहा है उन्होंने अप्रूव किया तो स्कीम अप्रूव हो जाएगा। ट्रांसफर ट्रांसफरी कंपनी को दे मस्ट फाइल द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी विद द रजिस्ट्रार। एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होता है कि भाई हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी, वी हैव प्रॉपर फंड्स इन प्लेस, हमारा पूरा का पूरा जो प्लान है, बिजनेस प्लान है, इट इज वेरी मच रोबस्ट एंड कैश फ्लोज भी प्रॉपर है, हम कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, ऐसा प्रॉपर मेजर्स वगैरह लिया है। ये सब डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में लिख के देना होता है। Then you will call a meeting of creditors by giving a 21 days notice. मेंबर का काम ऊपर हो गया, 90% अप्रूवल ले लिया, अब हम क्रेडिटर्स को बुलाएंगे 21 डेज का नोटिस देके। स्कीम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय क्रेडिटर्स इन मेजॉरिटी, मतलब मोर देन 50% इन नंबर, होल्डिंग एटलीस्ट 90% वैल्यू आउटस्टैंडिंग। मतलब ये सेक्शन में अब मेंबर्स को बोला था डायरेक्टली एटलीस्ट 90% इन वैल्यू, बट क्रेडिटर्स को बोल रहे हैं कि भाई मोर देन 50% इन नंबर, साथ साथ में 90% इन वैल्यू। तो डोंट गेट कंफ्यूज, 230 और 232 में अलग था, यहाँ पर अलग है। तो ये सब सेक्शंस 230, 232 एंड अभी जो हम पढ़ रहे हैं 233, बी वेरी वेरी केयरफुल विद द परसेंटेजेस। क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल ले लिया, तो आप क्या करने का? ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी मतलब कि जो एग्जिस्टिंग जो बायर कंपनी है, समझो दो स्मॉल कंपनी अगर मर्ज हुई तो जो कंपनी बंद हो गई वो ट्रांसफरर था और ये जो एग्जिस्टिंग है ट्रांसफरी, वो ट्रांसफरी कंपनी विल फाइल द अप्रूव्ड स्कीम कॉपी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर। सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर वाइंडिंग अप में रहेगा तो इनको एक अप्रूव्ड स्कीम की कॉपी भेज दो। अप्रूव्ड मतलब क्या? अप्रूव्ड बाय मेंबर्स एज वेल एज द क्रेडिटर्स। अब ये आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है जिनको अप्रूव्ड स्कीम मिली है, दे शैल कम्युनिकेट द ऑब्जेक्शंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। अगर इनको कोई अप्रूव्ड स्कीम में भी ऑब्जेक्शन है तो अगेन 30 डेज के टाइम में ऑब्जेक्ट करो। याद करो पहले उनको प्रपोज स्कीम के लिए भी ऑब्जेक्शंस के लिए टाइम दिया था 30 डेज का, उनको नोटिस भेजता था ये कंपनी ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी एंड तभी वो लोग 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन भेजते थे। यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन भेजेंगे बट दिस इज आफ्टर अप्रूवल ऑफ द स्कीम, तो उसके बाद भी ये लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। If the central government thinks that the scheme is not in interest of the public or creditors,
मतलब पब्लिक के भलाई के लिए नहीं है या क्रेडिटर्स के भलाई के लिए नहीं है, then the central government will file an application within 60 days from the receipt of scheme to the tribunal, and tribunal may consider the scheme under section 232 if the CG asks. मतलब 232 में अब क्या होएगा, पूरा का पूरा प्रॉपर लॉन्ग कट प्रोसेस होएगा, नो फास्ट ट्रैक नो शॉर्टकट अलाउड। तो ऐसा है कि आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर ने अगर ऑब्जेक्ट किया विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज क्या, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीविंग द अप्रूव्ड कॉपी ऑफ द स्कीम, तो वहां से 30 डेज के अंदर ये लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, एंड सीजी को अगर लगता है कि इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट तो क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ द स्कीम। 60 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम रिसीट ऑफ द स्कीम। जब भी उसको ये अप्रूव्ड स्कीम का कॉपी मिला वहां से विद इन 60 डेज के अंदर एप्लीकेशन जाना चाहिए टू द ट्रिब्यूनल। अच्छा, अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो इफ इट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शंस और इट डज नॉट कम्युनिकेट विद इन 30 डेज का टाइम लिमिट, या कम्युनिकेट ही नहीं करता है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्टली रजिस्टर दिस स्कीम। रजिस्टर द स्कीम का मतलब क्या हो गया, अभी से सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी वगैरह वगैरह। देखो नीचे ही है उसका इफेक्ट, व्हेन द स्कीम इज रजिस्टर्ड the transferor company is deemed to be dissolved without winding up। जो कंपनी को बाय कर लिया गया है that company will be now dissolved। इफेक्ट क्या है रजिस्ट्रेशन का, तो दो इफेक्ट है, प्रॉपर्टी प्रोसीडिंग्स लायबिलिटी चार्जेस एक्सेट्रा ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी। जो कंपनी बंद हो गई उसका सारा प्रॉपर्टी एसेट्स बोलो लायबिलिटीज बोलो, कोई भी लीगल केसेस है या चार्जेस लाइक मॉर्गेज हाइपोथिकेशन वगैरह सब एक्सेट्रा बोला है, मतलब सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफरी कंपनी विल पे ऑफ ऑल द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स इफ इट वाज प्रोवाइडेड फॉर इन द स्कीम। अगर थोड़े डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स थे उनको भगाना है तो एक्स्ट्रा पैसा देके उनको भगा दो, इफ वो भी स्कीम में लिखा था तो। Cases and notes. So transferee company cannot hold shares in itself in own name or in the name of subsidiary, associate company or a trust. Such shares must be cancelled on merger and amalgamation. इसका एग्जांपल देता हूँ, समझो कंपनी ए है एंड कंपनी बी है। कंपनी ए के एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी है, मतलब कंपनी ए ने क्या किया है, बी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। एंड बी का अगर बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पर कैपिटल आता है। अब ऐसा होगा कि अगर कंपनी ए ट्रांसफरर कंपनी निकली, मतलब कंपनी ए विल बी शट एंड कंपनी बी इज टेकिंग इट ओवर, तो ये जो कंपनी ए है, कंपनी ए के जो एसेट्स है वो एसेट्स अब बी के एसेट साइड पे चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी। अगर ऐसा हुआ तो डोंट यू थिंक कंपनी बी के बुक्स में क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ शेयर कैपिटल है आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर मैंने मेरे ही खुद के कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यू कांट इन्वेस्ट इन योर ओन कंपनी। तो इसी को ये पॉइंट को प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा है कि भाई ट्रांसफरी कंपनी कैनॉट होल्ड शेयर्स इन इटसेल्फ इन ओन नेम और इन द नेम ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट और अ ट्रस्ट। मतलब कोई सब्सिडरी के थ्रू भी ये होल्ड नहीं कर सकता अपना, कोई एसोसिएट के थ्रू भी नहीं एंड कोई ट्रस्ट के थ्रू भी नहीं। दीज शेयर्स मस्ट बी डायरेक्टली कैंसल्ड। मतलब कैंसिल का मतलब क्या है, ये एसेट साइड से समझो फेस वैल्यू अगर 10 था तो इधर से ये कैंसिल करो एंड यहां से 10 का फेस वैल्यू कैंसिल कर दो, इसका मतलब ये हो गया। ओके, तो ये आपको कैंसिलेशन करना पड़ेगा whenever this merger or amalgamation happens. Fees for revised authorized share cap of transferee company can be set off against the fees paid by transferor company. तो ये पहले भी हमने एग्जांपल देखा था, अगर कंपनी ए का 10 करोड़ है, कंपनी बी का 20 करोड़ है, कंपनी ए बंद हो गई और कंपनी बी का 30 करोड़ हो गया कैपिटल, तो एक्स्ट्रा फीस कोई भी नहीं भरनी होगी बिकॉज पहले ही भरा हुआ था कंपनी ए में। एक केस लॉ है, two companies proposed scheme under section 233. It completed all the formalities, but in the meeting of creditors, 6 creditors out of 9 holding 75% of value approved the scheme. What is the next step to be taken? तो अगर ऐसा है कि भाई 6 out of 9 मतलब majority more than 50% in number तो हो गया, 75% of value बोला है, फास्ट ट्रैक में you need 90% in value, तो 90% तो नहीं हुआ, मतलब 233 जो है वो फ्लॉप हो गया। नाउ यू कांट यूज फास्ट ट्रैक मर्जर, तो अब क्या करने का, कोई बात नहीं 232 जाके यूज कर लो। 232 में तो क्या बोला है, मोर देन 50% इन नंबर एंड एटलीस्ट 75% या 3/4 इन वैल्यू चाहिए। तो टेक द लॉन्गर रूट,
टेक द लॉन्गर प्रोसेस एंड यूज 232, ये भी चलेगा। देखो ऑन आंसर on failure to get approval of majority with at least 90% in value, section 233 can't be used here. Use 230 or 232, मतलब compromise arrangement हो रहा है तो 230, merger amalgamation हो रहा है तो 232. Note 233 is fast track. Companies can opt for 230 or 232 too. मतलब ऐसा नहीं है कि कंपलसरी स्मॉल कंपनी या होल्डिंग होली ऑन सब्सिडरी रहेगा तो 233 ही करना है। इट इज अ फास्ट ट्रैक ऑप्शन, बट तुम्हारे पास ऑलवेज 230 एंड 232 का ऑप्शन तो ओपन हो गई। 233 will apply for compromise or arrangement also, not just merger and amalgamation. Even though उसका टाइटल दिया है फास्ट ट्रैक मर्जर अमालगमेशन, बट फास्ट ट्रैक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट भी यहाँ पर हो सकता है, तो इंटरनल रिको वगैरह भी करना है तो भी यहाँ पर चलेगा। फिर 234 है मर्जर एंड एक्विजिशन या मर्जर एंड अमालगमेशन विद द फॉरेन कंपनी, क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड अमालगमेशन बोलते हैं इसको। तो पहली बात तो फॉरेन कंपनी क्या है, तो ओनली फॉर दिस सेक्शन एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विद अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब कहीं पे भी इसका प्लेस ऑफ बिजनेस होने दो, चाहे वो इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया, सिर्फ वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। अगर वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो वो ये सेक्शन के लिए फॉरेन कंपनी है। ऐसी कंपनी के साथ अगर हम मर्ज हो रहे हैं या ऐसी कंपनी हमारे साथ मर्ज हो रही है तो हम 234 अप्लाई करेंगे। तो ऐसा है कि भाई 234 में यू हैव टू कंप्लाई विद सेक्शंस 230 टू 232, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर अमालगमेशन जो भी हो रहा है 230 से लेके 232 का कंप्लायंस करो, साथ साथ प्लस टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनी से हम डील कर रहे हैं, तो फॉरेन का कुछ भी आता है तो आरबीआई बीच में आएगा। तो दो कंडीशन है, कंप्लाई विद 230 से लेके 232 एंड टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। एंड पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन कैसे होगा, तो पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स इन कैश या तो इन डिपॉजिटरी रिसीट्स और बाय वे ऑफ बुक्स। ये कभी होगा व्हेन अ फॉरेन कंपनी मर्जेस विद एन इंडियन कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर गूगल मर्ज हो रहा है अपने इंडिया का कोई कंपनी लेट्स से जस्ट डायल के साथ, तो गूगल विल बी शट, ये ट्रांसफर कंपनी है एंड ये फॉरेन कंपनी है जो अब जस्ट डायल में मर्ज हो जाएगा। तो ये जो फॉरेन कंपनी है गूगल, उसके शेयर होल्डर्स को कुछ तो देना पड़ेगा ना। क्या देंगे? कैश देंगे, पैसा देंगे, या उनको डिपॉजिटरी रिसीट्स दे देंगे। अगर ये शेयर होल्डर्स अमेरिका के हैं तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स दे देंगे, या ग्लोबली शेयर होल्डर्स है तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स दे देंगे। कौन ये इशू करता है? एडीआर जीडीआर एक डिपॉजिटरी होती है एंड वो डिपॉजिटरी ये जस्ट डायल के शेयर्स अब होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि जस्ट डायल इज नाउ इशूइंग एडीआर और जीडीआर ना थ्रू अ डिपॉजिटरी। तो जस्ट डायल विल बी पेइंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ गूगल ना। कैसे? तो इन फॉर्म ऑफ एडीआर और जीडीआर। ये कभी था फॉरेन कंपनी इफ इट इज मर्जिंग विद इंडियन कंपनी, तो ये केस होगा। अगर कोई इंडियन कंपनी मर्ज हो रही है फॉरेन कंपनी के साथ तो योर परचेज कंसिडरेशन के ऊपर साइलेंट है, बिकॉज अगर इंडियन कंपनी मर्ज हो रही है फॉरेन कंपनी के साथ तो इंडिया के इंडियन कंपनी के शेयर होल्डर्स को पैसा चाहिए रहेगा। तो इनफ्लो कुछ भी आने दो, बी इट कैश, बी इट थ्रू शेयर्स, बी इट थ्रू डिपॉजिटरी, कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट परचेज कंसिडरेशन हियर, बट अगर कोई इंडियन कंपनी मर्ज हो रही है फॉरेन के साथ देन कंप्लाई 230 से लेके 232 एंड टेक आरबीआई का प्रायर अप्रूवल। सिर्फ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। फिर 235 है पावर टू अक्वायर शेयर्स फ्रॉम डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स मतलब जो लोग स्कीम को अप्रूव नहीं करते उनके लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है यहाँ पर ये सेक्शन के लिए, तो स्कीम मस्ट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी, मतलब ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बैलेंस शीट बनाता हूं, ये है ट्रांसफरर कंपनी एंड ये है ट्रांसफरी कंपनी। तो ऐसा कुछ तो भी है कि भाई दोनों साइड पे कैपिटल तो हो गई। अब जो मर्जर अमालगमेशन वगैरह हो रहा है ना, उसमें ये जो ट्रांसफरी कंपनी है, जो बायर कंपनी है, ये बायर कंपनी क्या करने वाली पता है? ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स बाय करने वाली है। तो यहाँ पर आएगा इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसफरर कंपनी, ऐसा होने वाला। और यहाँ पर कैपिटल में जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे ना, उसमें से एक नाम आएगा ट्रांसफरी कंपनी का। अगर ये हो रहा है ना
शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं ट्रांसफरर कंपनी के, तो हम ये सेक्शन अप्लाई करने वाले हैं 235। तो बेसिकली इसमें एक एग्जांपल देता हूं कि समझो ये एयरटेल है और ये आइडिया है, आइडिया वोडाफोन आइडिया। तो अगर एयरटेल इज बाइंग आइडिया, तो एयरटेल ने इन्वेस्टमेंट करना होगा आइडिया के शेयर्स में। तो व्हाट विल एयरटेल डू? एयरटेल विल बाय 90% शेयर्स ऑफ आइडिया, ऐसा हो गया इसका मतलब। ओके, तो आइडिया के बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल साइड होता है ना, उसमें जो भी शेयर्स होंगे उसमें से 90% अब कौन होल्ड कर रहा है? तो ये एयरटेल उसके एसेट साइड पे दिखेगा। अगर ये स्कीम हो रहा है तो जो बाकी के 10% होंगे ना, वो शायद डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने ये स्कीम को अप्रूव नहीं किया होगा। तो वो 10% के बारे में अपन ये सेक्शन पढ़ रहे हैं। देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, it must be approved by members holding at least 9/10 in value of shares within 4 months from an offer made by the transferee company। मतलब एयरटेल जब भी इसको ऑफर करेगा ना कि भाई मुझे तेरी कंपनी बाय करनी है, तो ये ऑफर देता है फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 20 को। तो विद इन 4 मंथ्स, ये 1 अप्रैल 20 से अगर आप 4 मंथ्स गिनोगे तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, मतलब 31 जुलाई 20 तक विद इन 4 मंथ्स क्या चाहिए? एटलीस्ट 9/10 इन वैल्यू वाले मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। तो 90% मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। अच्छा, अगर सी बाय द वे ये किसके अप्रूवल का बात कर रहे हैं? ये हम आइडिया का बात कर रहे हैं, आइडिया के मेंबर्स का। बेसिकली जो कंपनी बंद हो रही है, जो कंपनी परचेज की जा रही है, आइडिया के शेयर होल्डर्स को यहाँ पर एटलीस्ट 90% इन वैल्यू वाले शेयर होल्डर्स को अप्रूव करनी पड़ेगी स्कीम। ऐसा लिखा है ना, विद इन 4 मंथ फ्रॉम ऑफर मेड बाय ट्रांसफरी, मतलब हम ट्रांसफरर कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफरर कंपनी के मेंबर्स अप्रूव करेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि समझो ये आइडिया है, ये ट्रांसफरर है, एंड ये एयरटेल है, ये ट्रांसफरी है। एयरटेल के बैलेंस शीट में बिफोर मर्जर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इन आइडिया होगा, ये भी तो पॉसिबल है ना, बिफोर मर्जर भी वो शेयर होल्डर होगा। तो आइडिया के जो शेयर होल्डर्स है, ये कैपिटल साइड में जो भी शेयर होल्डर आता है, उनका 90% बोला है ना कि भाई तुमको अप्रूव करना है। ये 90% में एयरटेल भी तो एक शेयर होल्डर है, तो एयरटेल तो हमेशा ये स्कीम को यस ही बोलेगा। तो ऐसा बोला है कि उसको इग्नोर करो। मतलब ये जो 9/10 इन वैल्यू है ना, दैट विल बी एक्सक्लूडिंग द शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और नॉमिनी। मतलब एयरटेल अगर खुद ही आइडिया में होल्ड कर रहा है, तो जब ये आइडिया के शेयर होल्डर्स मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, उसमें 90% जो यस चाहिए, उसमें आपको एयरटेल को एक्सक्लूड करना है, या एयरटेल की कोई भी सब्सिडी या नॉमिनी ने भी होल्ड किया रहेगा उसको भी एक्सक्लूड करना है। इन शॉर्ट वी कैन से कि जो 90% इन वैल्यू है ना, दैट इज ऑफ दोज मेंबर्स who are other than the acquirer or other than the transferee company या उसका नॉमिनी या सब्सिडी। फिर ट्रांसफरी कंपनी मतलब एयरटेल must express the desire to buy the shares from dissenting shareholders within 2 months after the expiry of 4 months. Who are dissenting shareholders? ये जो 9/10 in value बोला है ना, समझो इसमें 92% लोगों ने yes बोला स्कीम को, तो जो 8% है वो कौन हो गए? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो ये 8% लोगों से भी एयरटेल बाय कर सकता है। कैसे? तो उसको एक्सप्रेस करना रहेगा अपना डिजायर। कैसे डिजायर एक्सप्रेस करता है? तो ट्रांसफरी कंपनी मस्ट गिव अ नोटिस टू द डिसेंडिंग शेयर होल्डर। मतलब उसको ये नोटिस भेजना पड़ेगा आइडिया के डिसेंडिंग 8% शेयर होल्डर्स को कि भाई देखो हमको तुम्हारे से शेयर्स परचेज करना है। कितने टाइम में करना है ये डिजायर? तो विद इन 2 मंथ्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ्स। देखो 1 अप्रैल को ऑफर किया था, तो उसका जो 4 मंथ्स है वो कभी खत्म हो रहा है? 31 जुलाई को। यहाँ तक उसको अप्रूवल चाहिए। 31 जुलाई, 4 मंथ्स इधर एक्सपायर हुआ, वहां से प्लस 2 मंथ्स के अंदर मतलब अगस्त और सितंबर आ गया, तो 30 सितंबर 20 तक उसको ये डिजायर अपना एक्सप्रेस करना पड़ेगा या नोटिस भेजना पड़ेगा डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को। फिर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? तो या तो वो लोग अप्लाई करेंगे ट्रिब्यूनल में कि भाई देखो ये लोग हमको प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रहे, तो या तो वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल विल पास ऑर्डर अगेंस्ट द कंपनी, मतलब अगेंस्ट एयरटेल। क्यों ऐसा होगा? शायद डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स ऑफ आइडिया जो है उनका शेयर वैल्यू इज 100 रुपीज, ठीक है, उनको 100 रुपीज एक्सपेक्टेड है, एंड एयरटेल ने उनको ऑफर किया 90 रुपीज खाली।
तो ये लोग ट्रिब्यूनल में जाएंगे, दे विल आर्ग्यू ऑन वैल्यूएशन एंड ट्रिब्यूनल विल पास ऑर्डर अगेंस्ट एयरटेल कि भाई एयरटेल तो ये डिसेंडिंग शेयर होल्डर से बाय नहीं कर पाएगा क्योंकि तो कम वैल्यू दे रहा। या तो उल्टा ट्रिब्यूनल पासेस ऑर्डर इन फेवर ऑफ एयरटेल, यहाँ पर एयरटेल जीत जाएगा। समझो फॉर एग्जांपल एयरटेल ने इनको 102 ऑफर किया था, तो ऑफ कोर्स जो वैल्यू 100 आ रहा है एज पर एनी ट्रिब्यूनल का कोई भी रजिस्टर्ड वैल्यू रहेगा वो, तो अगर 102 दे रहा है तो कोई बात नहीं, तो कंपनी विन्स हियर। नाउ ऑन डिस्पोजल ऑफ दिस एप्लीकेशन ट्रांसफरी कंपनी कैन बाय द शेयर्स फ्रॉम द डिसेंडिंग शेयर होल्डर। तो स्ट्रेट उसको बोल दिया है कि भाई अगर तुम प्रॉपर वैल्यू दे रहे हो और ट्रिब्यूनल ने भी तुम्हारे फेवर में ऑर्डर पास कर दिया तो यू कैन नाउ डायरेक्टली परचेज शेयर्स फ्रॉम द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। अगर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स डोंट अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, मतलब अगर उसको लगता है कि शेयर वैल्यू 100 है तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर को अगर तुम 120 दे रहे हो, चलो 20% राइज दे रहे हो, तो दे वोंट अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, दे विल बी अग्रीइंग। तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम गिविंग नोटिस, 1 मंथ फ्रॉम गिविंग नोटिस मतलब क्या, तो ये जो एयरटेल है ऊपर लास्ट पॉइंट में उसने नोटिस दिया है ये डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को, तो नोटिस दिया उसके विद इन 1 मंथ एयरटेल कैन बाय द शेयर्स फ्रॉम दीज डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। फिर एयरटेल क्या करता है, एयरटेल ट्रांसफरी कंपनी जो है इट विल सेंड अ ट्रांसफर डीड एंड कंसिडरेशन टू द ट्रांसफरर कंपनी। आइडिया को वो एक ट्रांसफर डीड भेजेगा। ट्रांसफर डीड का मतलब क्या होता है, तो एक अग्रीमेंट होगा थ्रू विच शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड एंड कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस देगा। ट्रांसफरर कंपनी क्या करेगा, आइडिया क्या करेगा, रजिस्टर द ट्रांसफरी कंपनी एज अ शेयर होल्डर एंड इन्फॉर्म द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स विद इन 1 मंथ। मतलब आइडिया अपने बुक्स में एयरटेल को एज अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर लिख देगा एंड रजिस्टर किया ना शेयर होल्डर, उसके विद इन 1 मंथ के टाइम में डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को भी पता चल जाना चाहिए कि भाई अभी एयरटेल रजिस्टर हो गया है एज अ शेयर होल्डर। मेंटेन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर कंसिडरेशन, जो भी पैसा आ रहा है ना सेपरेट बैंक में रखो एंड डिसबर्स द अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स विद इन 60 डेज। तो समझो जो भी 92% इन्होंने बाय किया है ना वो सबका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में, एंड वो बैंक अकाउंट से फिर आप विद इन 60 डेज सारे के सारे शेयर होल्डर्स को आप डिसबर्स कर दोगे ये अमाउंट। वैसे ही जैसे ऊपर अपन ने डिसेंडिंग पढ़ा, अब वैसे ही माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का भी आता है। समझो कि कोई 90% होल्डर बन गया कंपनी का, तो नेक्स्ट 10% भी वो बाय कर सकता है माइनॉरिटी। ओके, 236 परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। तो एन अक्वायरर और अ पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद सच अक्वायरर, मतलब या तो एक बंदा जो अक्वायर कर रहा है कंपनी या उसके साथ मिले हुए लोग जॉइंट अक्वायरर्स on becoming holder of at least 90% of issued share capital which is in equity। मतलब कि अगर कोई अक्वायरर या जॉइंट अक्वायरर 90% शेयर होल्डर बन जाता है एंड 90% किसका, तो इश्यूड शेयर कैपिटल का, इक्विटी का, वो भी नॉट प्रेफरेंस, shall notify the company of their intention to buy the remaining shares of equity at a price as per registered value। तो रजिस्टर्ड वैल्यू जो भाव निकलता है वो भाव पे ये लोग बाय करना चाहते हैं रिमेनिंग स्टेक। या तो और एनी पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिसके पास अगेन यही सेम कि 90% शेयर होल्डर बन गए वो लोग ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, या और ये लोग जो ग्रुप है एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन बिकमिंग एटलीस्ट 90% मेजॉरिटी इन नंबर। मतलब इफ देयर आर टोटल 10 शेयर होल्डर्स, तो 10 शेयर होल्डर्स में से अगर 9 लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि हमको माइनॉरिटी बाय करना है तो इवन दे कैन डू दैट। तो या तो यहाँ पर अगर एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन में आप फॉल होते हो तो या तो 90% शेयर होल्डिंग या तो 90% ऑफ द नंबर ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स, कुछ भी चलेगा। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी को नोटिफाई कर सकते हैं इंटेंशन कि भाई देखो हमको रिमेनिंग शेयर्स बाय करना है। अच्छा उल्टा हो सकता है क्या, क्या माइनॉरिटी वाले अपने शेयर्स दे सकते हैं? हाँ, इवन माइनॉरिटी शेयर होल्डर कैन ऑफर टू सेल देयर शेयर्स टू द अक्वायरर और एनी पर्सन जो मेजॉरिटी में, ऊपर जो लिखा ना 90% मेजॉरिटी, उनको ये लोग जाके डायरेक्टली बेच सकते हैं। वो लोग बोलेंगे कि भाई हमको इतना पैसा दो और हमारे शेयर्स तुम बाय कर लो, ये भी चलेगा। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स विल हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। ये है ना, ये जो भी सेपरेट बैंक अकाउंट ऊपर भी पढ़ा अभी भी पढ़ रहे हैं ना, इसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। एस्क्रो अकाउंट मतलब होता है कि भाई फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ पर पर्पस क्या है, तो ओनली फॉर डिसबर्समेंट,
तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी में ये पैसा डिपॉजिट करेंगे एंड कंपनी को डिसबर्स करना होगा विद इन 60 डेज। जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पैसा देना है 60 डेज में करो एंड कंपनी विल हैव टू ऑपरेट इट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। अच्छा, ये 60 डेज और ये 1 ईयर जो है दोनों यही डेट्स है डिपॉजिट अमाउंट से। मतलब जब भी उसने ये अमाउंट डिपॉजिट किया ना मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने, वहां से 60 डेज के अंदर डिसबर्स कर दो एंड वहीं से यही डेट जहां से ये अमाउंट डिपॉजिट हुआ वहीं से विद इन 1 ईयर तक उसको ये ऑपरेट भी करना है। क्यों? बिकॉज इफ इट कांट डिसबर्स विद इन 60 डेज और द शेयर होल्डर फेल्ड टू क्लेम दैट मनी देन इट कैन बी पेड अप टू 1 ईयर। तो जो अमाउंट डिपॉजिट किया ना वहां से 1 ईयर तक का एक विंडो मिलेगा। अगर 60 डेज में नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, बाद में अप टू 1 ईयर तो तुम खींच ही सकते हो उसको फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट बन जाएगा ये कंपनी whose shares are transferred will act as a share transfer agent। मतलब मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं वो लोग पैसा देंगे कंपनी वो पैसा डिसबर्स कर देगा 60 डेज में माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी अपने शेयर्स देगा कंपनी को एंड वही शेयर्स आगे ट्रांसफर किया जाएगा मेजॉरिटी। तो पासिंग द पार्सल बीच में खेलने वाला है कंपनी, उसको बोलते हैं ट्रांसफर एजेंट। क्वेश्चन है व्हाट इफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स डोंट डिलीवर द शेयर्स फिजिकली विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। पहले के जमाने में होते थे फिजिकल शेयर, समझो उन्होंने ये नहीं दिए आके, देन शेयर सर्टिफिकेट्स विल बी डीम्ड टू बी कैंसल्ड एंड कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स टू द मेजॉरिटी। मतलब ये लोग शाणे बने, अगर ये लोग ने उतने टाइम में जितना ऊपर लिखा था ना कि 60 डेज में इनको पैसा मिल जाएगा, तो विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इनको डिलीवर भी करना होगा ना शेयर सामने। अगर डिलीवर नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम इसको डीम करेंगे कि भाई ये कैंसिल हो गया, ये अभी वर्थलेस है, वैल्यूलेस है एंड हम नए शेयर्स इशू कर देंगे मेजॉरिटी को। अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर का डेथ हो गया, if majority shareholder dies, legal heirs etc have the right to make an offer to the minority within 3 years from acquiring majority। मतलब इसने वो जो 90% मेजोरिटी अक्वायर किया रहेगा, समझो 1 अप्रैल 20 को अक्वायर किया था, तो यहाँ से 3 इयर्स का टाइम मिलता है, लेट्स से 31 मार्च 23 तक। इतने टाइम पीरियड में अगर बीच में कहीं पे भी उसका डेथ होता है तो 31 मार्च 23 तक उसके पास टाइम है, उसके लीगल हायर के पास टाइम है कि यू कैन मेक एन ऑफर टू द माइनॉरिटी। चलेगा, मतलब डेथ भी हो गया तो भी ये लोग माइनॉरिटी का स्टेक बाय कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 75% ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, मतलब कि माइनॉरिटी का जो 10% पार्ट रहेगा ना उसका भी 75% अगर एक शेयर होल्डर या ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स होल्ड कर रहा है, if they negotiate with the majority shareholder for transfer at a higher price for shares held by them। मतलब माइनॉरिटी वालों को, जितने भी माइनॉरिटी वाले हैं सबको एक प्राइस दिया रहेगा मेजॉरिटी ने, बट 75% वाले लोग एटलीस्ट जाके बोलते हैं, नेगोशिएट करते हैं कि भाई हमको एक्स्ट्रा चाहिए, विदाउट डिस्क्लोजिंग सच नेगोशिएशन और एनी अग्रीमेंट, देन they shall share the additional compensation so received with other minority shareholders on a pro rata basis। इसका मतलब क्या होता है प्रो रेटा बेसिस पे? तो फॉर एग्जांपल नंबर्स नीचे लिए है, एग्जांपल एबीसी लिमिटेड इशूड शेयर कैपिटल है 50 करोड़। देखो अपने सेक्शन के लिए 90% है ना ऑफ इशूड शेयर कैपिटल था, प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो एबीसी लिमिटेड इशूड शेयर कैपिटल वर्थ 50 करोड़ है, 90% ऑफ दैट इज हेल्ड बाय XYZ, 90% आता है 45 करोड़ एंड बाकी का 10% माइनॉरिटी के पास है 5 करोड़। अभी जो 5 करोड़ है, समझो उसका मिस्टर ए 75% होल्डर है, 3.5 करोड़ का शेयर है उसके पास, एंड मिस्टर बी जो है 25% होल्डर है, 1.5 करोड़ का शेयर है उसके पास। ओके, इसमें बहुत सारा अजम्पशंस है कि पहली बात तो 7 शेयर होल्डर्स मिनिमम होना चाहिए वगैरह वगैरह, इग्नोर ऑल ऑफ दैट, इतना डिटेल में मत सोचना। एंड वन मोर थिंग, ये जो 3.5 है 1.5 है, ये वैसे देखोगे तो दिस इज फेस वैल्यू, राइट, बट लेट्स अज्यूम कि ये जो फेस वैल्यू है ना वही उसका एक्चुअल वैल्यू है या इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, लेट्स अज्यूम फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर 3.5 सीआर का यहाँ पर वैल्यू है तो अपना रूल क्या बोलता है कि माइनॉरिटी का एटलीस्ट 75%, मतलब ये अगर ये नेगोशिएट करता है बंदा एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल साइड में लिखा है यहाँ पर कि 4.5 सीआर के लिए वो मैनेज करता है, इफ मिस्टर ए नेगोशिएट्स विद XYZ लिमिटेड एंड अग्रीज फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 4.5, 3.5 के लिए समझो वो 3.5 वैल्यू है उसका एंड उसके लिए 4.5 मिला,
for his shares worth 3.5, then additional compensation of 1 crore must be shared between A and B in pro rata basis. मतलब 75 लाख और 25 लाख किधर से आया? तो ये परसेंटेज है ना 75 और 25, तो जो भी एक्स्ट्रा मिला वो प्रो रेटा बेसिस में इसको बांटना पड़ेगा। फिर ऐसा है कि अगर ये लोग शेयर्स अक्वायर नहीं कर पाए तो फेलियर टू अक्वायर फुल माइनॉरिटी स्टेक। तो केस है इफ मेजॉरिटी अक्वायर्ड सम स्टेक फ्रॉम माइनॉरिटी एंड नाउ ओन्स 98, मतलब समझो पहले इनका 92 था, अब इन्होंने 6% बाय कर लिया है माइनॉरिटी से और अब 98 हो गया। 98 ऑफ द इशूड कैपिटल अब ये लोग होल्ड करते हैं एंड द कंपनी गॉट डीलिस्टेड। देन विल दिस सेक्शन अप्लाई टू द 2% माइनॉरिटी होल्डर्स? तो अगर डीलिस्ट हो गया उसके बाद भी क्या अप्लाई होगा 2% लोगों को? तो आंसर है यस, डेफिनेटली अप्लाई होगा। मतलब डीलिस्टिंग के बाद भी ये सेक्शन आप अप्लाई कर पाओगे। As per SEBI regulation, after delisting, the promoters must buy the shares from minority shareholders within 1 year. ये रूल होता है कि भाई डीलिस्टिंग के लिए जब आप रेजोल्यूशन पास करते हो ना, वहां से 1 ईयर के अंदर आपको बाय करना होता है शेयर्स माइनॉरिटी का। तो विल दिस सेक्शन अप्लाई इफ 1 ईयर हैज इलैप्स्ड? मतलब 1 ईयर के अगर इन लोगों ने माइनॉरिटी से बाय नहीं किए, इनके पास राइट होता है, बट अगर नहीं किए 1 ईयर पास हो भी गया डीलिस्टिंग के बाद, तो भी आप ये सेक्शन अप्लाई कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ ओवरराइडिंग पावर इसको मिल गया है ये सेक्शन को। तो चाहे वो डीलिस्ट हो गया फिर भी अप्लाई कर पाओगे, चाहे 1 ईयर पास हो गया सेबी रेगुलेशन का तो भी आप ये अप्लाई कर पाओगे। मतलब माइनॉरिटी कैन सेल देयर शेयर्स। फिर सेक्शन 237 है, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमालगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। समझो 3-4 बहुत बेकार पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे, लेट्स से बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, तो ये तीनों को क्या करेगा, वो मर्ज कर देगा इनटू बैंक 1। तो एक जो B1 था पहले, अब वो थोड़ा बड़ा B1 बन जाएगा। लेट्स मेक इट थोड़ा बड़ा B1। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार पब्लिक इंटरेस्ट में ये तीनों को मर्ज कर देना चाहिए या अमालगमेट कर देना चाहिए, तो ये कर सकता है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फॉर अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय एन ऑर्डर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट। एक ऑर्डर पास करेगा और ऑफिशियल गजेट राजपत्र में पब्लिश कर देगा। All legal proceedings of the transferor company will be transferred to the transferee company। मतलब यहाँ पर ये जो B2 और B3 बंद हो रहे हैं, इनका सारा का सारा केसेस अब B1 चलाएगा। Every member, creditor or debenture holder of the transferor company shall have the same interest or rights in the transferee company। मतलब ये जो B2 और ये B3 बंद हो रहा है, इसमें जो भी मेंबर, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर है उनको सेम राइट्स देना है B1 में। फॉर एग्जाम्पल, अगर B2 में कोई तो भी डिबेंचर होल्डर था, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट रेट था 10%, अब B1 में जा रहा है ना, ये लोग शिफ्ट हो रहा है, तो B1 बोलते हैं कि नहीं हम तुमको 9% ही देंगे, तो 1% का लॉस हुआ फॉर द होल 10 और 1% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना उसको। तो ऐसा लिखा है, इफ इंटरेस्ट और राइट्स आर लेस देन कॉम्पेंसेट देम। तो पहले बोला कि सेम राइट्स देने का, अगर नहीं दे पाया तो कॉम्पेंसेट करने का। अच्छा, कॉम्पेंसेशन के लिए नीचे एक एस्ट्रिक है, कॉम्पेंसेशन इज असेस्ड बाय अ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करेगा, वो लोग असेस करेंगे, एंड ये जो भी असेसमेंट उसने किया कॉम्पेंसेशन का, इट शुड बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। तो अगर वो डिबेंचर होल्डर को लगता है कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, तो ही विल आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन, ऑफ कोर्स उसको देना ही पड़ेगा। समझो अगर डिबेंचर होल्डर बोलता है कि नहीं यार ये कॉम्पेंसेशन कम है, इफ ही इज अग्रीड देन ही कैन अपील विद इन 30 days फ्रॉम दिस पब्लिकेशन। मतलब कॉम्पेंसेशन जो है वो असेसमेंट कौन करेगा, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, एंड ये असेसमेंट को पब्लिश करना है ऑफिशियल गजेट में। पब्लिश हो गया तो पब्लिश होने से विद इन 30 days के अंदर अपील करना होगा। ऊपर भी लिखा है वो, ये जो अग्रीड पर्सन है, मेंबर, क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर, ही कैन अपील विद इन 30 days ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट टू द ट्रिब्यूनल। अपील करना है ट्रिब्यूनल में। तो ये कॉम्पेंसेशन का असेसमेंट किया, असेसमेंट को पब्लिश किया, वहां से 30 days। ऑर्डर बनाने के पहले 4 चीजें देखनी होंगी। नो ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस कॉपी ऑफ प्रपोज्ड ऑर्डर इज सेंट टू द कंपनीज। मतलब कि जो प्रपोज ऑर्डर है उसका पहले एक ड्राफ्ट आपको भेजना पड़ेगा कंपनीज को। टाइम लिमिट टू अपील इज एक्सपायर्ड।
तो 30 डेज का टाइम लिमिट है अपील का, उसको एक्सपायर होने दो, उसके बाद ही ऑर्डर पास करना। मतलब वो जो कॉम्पेंसेशन का असेसमेंट हुआ, इसको आपने पब्लिश किया, पब्लिश होने से 30 डेज का टाइम मिलता है अपील के लिए। ये 30 डेज खत्म हुआ ना, उसके बाद ही ऑर्डर पास करना, क्योंकि क्या होएगा फिर, अगर आपने ऑर्डर पास कर दिया, फिर कॉम्पेंसेशन चेंज करना पड़ा तो ट्रिब्यूनल ने बोला कि कॉम्पेंसेशन बढ़ाओ, तो इसके लिए ऑर्डर चेंज नहीं करना होता है बाद में, तो रुक जाओ, टाइम लिमिट एक्सपायर होने दो, उसके बाद आप ऑर्डर पास करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है। एंड समझो अगर अपील फाइल किया है तो अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब नो ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो अब अपील खत्म होने दो, उसके बाद जो एनसीएलटी डिसाइड करता है ना कॉम्पेंसेशन, वो आप ऑर्डर में लिख के बाद में ऑर्डर पास करो। एंड एक और, नो ऑर्डर शैल बी पास अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंसिडर्ड and made modification in the proposed order, considering the suggestion and objection received from the company members or creditors। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है, ये जो प्रपोज कॉपी यहाँ पर भेजा था ना, प्रपोज ऑर्डर का कॉपी, उसके लिए मॉडिफिकेशन या कुछ ना कुछ ऑल्टर करना पड़ेगा अगर ये मेंबर्स कंपनी या क्रेडिटर इनको ऑब्जेक्शन देते हैं तो, विद इन 2 months फ्रॉम द रिसीट ऑफ प्रपोज ऑर्डर। तो बेसिकली ये प्रपोज ऑर्डर जब भी मिला वहां से 2 months के अंदर ये ऑब्जेक्शंस या सजेशंस वगैरह मिलेगा, एंड विद इन 2 months आपको ये मॉडिफाई करना है। अगर उनके ऑब्जेक्शंस वगैरह सब सही है, देन यू हैव टू मॉडिफाई, एंड उसके बाद ही आप मेन ऑर्डर पास करोगे। एंड एवरी ऑर्डर मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर सेक्शन 238 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 235। अंडर सेक्शन 235 क्या होता है, तो जब भी एयरटेल वोडाफोन आइडिया के शेयर्स बाय कर रहा था, वो वाला सेक्शन जिसमें डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को ये लोग पैसा देके उनके शेयर्स खरीद रहे थे। तो अगर एयरटेल वोडाफोन के शेयर्स खरीद रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा ऑफर बनेगा या पूरा का पूरा जो स्कीम बनेगा, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है आरओसी के पास। तो एवरी सर्कुलर containing offer to the members must be accompanied by necessary information in form CAA 15। CAA 15 में आपको सारा इंफॉर्मेशन लिख के देना होगा, जो भी वो फॉर्म में मांगा रहेगा, एंड हर एक सर्कुलर के साथ ये जाना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होगा पता है, एयरटेल विल सेंड एन ऑफर टू आइडियाज शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स को जब ये ऑफर भेजता है ना, जो भी सर्कुलर भेजता है जिसमें ये ऑफर रहेगा, उसके साथ साथ अटैच करके देना होगा ये इंफॉर्मेशन इन फॉर्म CAA 15। एवरी सच ऑफर मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट बाय द ट्रांसफरई कंपनी एयरटेल डिस्क्लोजिंग द स्टेप्स इट हैज टेकन टू एंश्योर नेसेसरी कैश विल बी अवेलेबल। मतलब अगर तुम आइडिया के शेयर होल्डर्स से उनके शेयर्स बाय कर रहे हो, तो यू विल हैव टू पे सम अमाउंट टू देम। तो आपने क्या स्टेप्स लिए हैं वैसे जो इंश्योर करता है दैट यू विल हैव एडिक्वेट कैश इन हैंड, वो आपको एक स्टेटमेंट पास करके देना होगा। एंड एवरी सच सर्कुलर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार बिफोर इशूइंग इट। रजिस्ट्रार के पास ऑप्शन है रिफ्यूज करने का। रजिस्ट्रार में रिफ्यूज टू रजिस्टर सच सर्कुलर इफ नो इन्फो और फॉल्स इन्फो वाज गिवन एंड इट शैल कम्युनिकेट इट विद इन 30 days। तो रजिस्ट्रार को जब भी ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपने दिया ना पूरा सर्कुलर, तो वो रिफ्यूज कर सकता है अगर गलत इन्फो या समझो इन्फो दिया ही नहीं है तो। एंड ये रिफ्यूज करके पार्टीज को एक उसका कम्युनिकेशन दे देगा विद इन 30 days, एंड पार्टीज इसके सामने अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में, एनसीएलटी में। जो डायरेक्टर ने इशू किया ये सर्कुलर विदाउट रजिस्टरिंग इट, आरओसी का रजिस्ट्रेशन के बिना अगर आपने इशू किया सर्कुलर, तो पेनल्टी इज 1 लाख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर एटलीस्ट 1 लाख अप टू 1 लाख कुछ भी नहीं बोला है, नथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट इक्वल टू 1 लाख बोला है। मतलब एक फ्लैट फाइन है 1 लाख का, अप टू वगैरह नहीं है, मतलब कंपलसरी लगने ही वाला है, एंड कंपलसरी 1 लाख ही लगने वाला है। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 239, प्रेजर्वेशन ऑफ बुक्स और पेपर्स ऑफ द अमालगमेटेड कंपनी। अमालगमेटेड कंपनी का मतलब ट्रांसफरर कंपनी जो शट डाउन हो गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रायर परमिशन इज नीडेड बिफोर डिस्पोजल ऑफ बुक्स और पेपर्स। मतलब अगर आइडिया और वोडाफोन एंड एयरटेल का बात करें, तो आइडिया वोडाफोन जो है वो बंद हो गया है, तो आइडिया के अगर बुक्स
तुमको यहाँ पर डिस्पोज करने हैं तो यू विल नीड सीजीज प्रायर परमिशन. Before granting permission, central government shall appoint someone to examine the books for ascertaining whether it contains evidence of offenses etc etc. मतलब क्या ये बुक्स में, आइडिया के बुक्स से तुमको कोई ऑफेंस का एविडेंस मिल रहा है, वो भी जाके एक बार चेक कर लो, एग्जामिन कर लो, एंड देन ओनली इट विल ग्रांट द परमिशन कि हाँ भाई ठीक है अब आइडिया के बुक्स जला दो तो चलेगा. सेक्शन 240, notwithstanding anything contained in any law, liabilities for offenses under this act by officers in default of the transferor company before the merger and amalgamation shall continue even after the merger and amalgamation. मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में ऑफिसर्स ने जो भी जोल किए रहेंगे इन ट्रांसफरर कंपनी आइडिया में, तो वो आफ्टर मर्जर एंड अमाल्गमेशन वो अगर एयरटेल बन भी गया ना आइडिया, तो भी वो ऑफिसर्स का लायबिलिटी अभी भी चालू रहेगा. तो मतलब सारे के सारे अदर लॉस को इग्नोर करो. नॉर्मली ये बोलते हैं कि कंपनी बंद हो गई तो सब कुछ लायबिलिटी वगैरह खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं होता. यहाँ पर सेक्शन 240 के हिसाब से ये ऑफिसर्स अभी भी लायबल होंगे इवन आफ्टर द मर्जर और अमाल्गमेशन. दिस वाज चैप्टर कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमाल्गमेशन.